बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं ज़ैर मलिक और इस प्रोग्राम में मेरा साथ देती हैं हमेशा की तरह नजफ राजा। हमें यकीन है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आपके लिए नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ साथ एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट और हेल्थ टिप्स से सजा हुआ एक भरपूर शो लेकर आए हैं, जिसपे आज हम खास तौर पे बात करेंगे कैंसर के आलमी दिन के हवाले से। माहिरीन से जानेंगे कि इस मूजी मर्ज से कैसे बचा जा सकता है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में आपकी हम मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी टैलेंटेड स्टूडेंट से जिसकी इजाद ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनकलाब बर्पा कर दिया है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ शेयर करेंगे स्किन को फ्रेश रखने की कुछ आसान और घरेलू टिप्स, और साथ ही साथ बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के हवाले से जिसकी खासी धूम मची हुई है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में आपके लिए बहुत कुछ है। आपने प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहना है, हमारा साथ देना है, कोई सेगमेंट मिस नहीं करना। और अगर आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, हिस्सा डालना चाहते हैं, तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाइए, पेजेस पे जाइए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए, हमें बताइए क्या आपको अच्छा लगा और क्या आप मज़ीद देखना चाहते हैं। आपकी राय हमारे लिए बड़ी अहम है और उसी से हम रहनुमाई हासिल करते हैं। तो जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। जानते हैं मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल। नजफ, ओवर टू यू। आइए आपको वेदर अपडेट्स देते हैं थ्रू ग्राफिक्स। मुल्क के बेशतर इलाके सर्दी की लपेट में हैं। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलाई पंजाब के चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। ताहम मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में धुंध पड़ने की तवक्को है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। गिलगित में दर्जा हरारत कम से कम 0 और ज्यादा से ज्यादा 11 डिग्री रहने का इम्कान है। कलो के बादशाह स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -5 और ज्यादा से ज्यादा 8 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। और अब रुख करते हैं आज़ाद कश्मीर की तरफ, जहां वादी के बलाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 3 और ज्यादा से ज्यादा 16 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की बात करते हैं, वहां पर कम से कम पारा -5 और ज्यादा से ज्यादा 11 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। फूलों के शहर पेशावर में दर्जा हरारत कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 23 डिग्री रहने का इम्कान है। पाकिस्तान के स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, यानी कि सवात की, वहां पर कम से कम टेम्परेचर -2 और ज्यादा से ज्यादा 16 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान चित्राल, दीर, सवात, मानसहरा, एबटाबाद, कोहिस्तान, बडग्राम में बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। और अब आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं सुबह पंजाब के मौसम की तरफ, जहां ठंड और धूप का हसीन इम्तजाज देखने में आ रहा है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का दर्जा हरारत कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा 23 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद का तस्करा करते हैं, वहां पर कम से कम टेम्परेचर 4 और ज्यादा से ज्यादा 22 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की तरफ चलते हैं, वहां पर पारा कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा 22 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गिलियात में बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जबकि लाहौर, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में धुंध छाए रहने का इम्कान है। और अब जिक्र करते हैं सुबह बलूचिस्तान के मौसम का, जहां शुमाली अजला शदीद सर्दी की लपेट में है। खुश जायका फलों के शहर कोयटा का दर्जा हरारत कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 12 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा, चमन, ज़ियारत, पशीन समेत दीगर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। और आखिर में जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां दिन के औकात दर्जा हरारत बढ़ने लगा है। रोशनियों के शहर कराची में
दर्जा हरारत कम से कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की तरफ चलते हैं, वहाँ पर दर्जा हरारत कम से कम 13 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। नाज़रीन, मुल्क भर में मौसम किस तरह का रहने वाला है ये आपने जाना। अब आपको बताएं कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कैंसर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद अवाम में इस खतरनाक और जानलेवा मरज से आगाही और इससे बचाव के मुताल्लिक शऊर पैदा करना है। अगर हम पाकिस्तान की ही बात कर लें तो जनाब माहिरीन के मुताबिक हर साल तकरीबन 1.5 लाख नए कैंसर के मरीज सामने आते हैं, जिनमें से ज़्यादातर तादाद उन मरीजों की है जो कि छाती के कैंसर का शिकार बनते हैं। एक रिपोर्ट ये बताती है कि हर 9 में से एक पाकिस्तानी खातून को इस बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये बीमारी सिर्फ खवातीन तक ही महदूद नहीं है। फेफड़ों, जिगर, खून और आंतों का कैंसर भी पाकिस्तान में आम होता जा रहा है। इसके अलावा बच्चों में भी कैंसर के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि अक्सर लोग अलामात को नज़रअंदाज कर देते हैं या वक्त पर तशखीस नहीं करवाते, जिसकी वजह से बीमारी संगीन मरहले में दाखिल हो जाती है। तो आज के हेल्थ सेगमेंट में हम इसी मूजी मरज़ की इकसाम, वजूहात, अलामात और एहतियाती तदाबीर और ख़ास तौर पर इलाज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, हमें ज्वाइन किया मेडिकल एजुकेटर हैं जनाब डॉक्टर सैयद मुबीन साहब, और इनका ख़ास तौर पर बहुत शुक्रिया। वैसे तो डॉक्टर साहब US में मुकीम हैं, लेकिन आज रात इनकी फ़्लाइट है, उससे पहले ही हमने इनकी खिदमात हासिल करनी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं शो में। सर, पहला सवाल तो यही है कि हमें ये बताएं कि बुनियादी वजूहात क्या हैं। हर कोई जानना चाहता है किन अफराद को कैंसर का ज़्यादा खतरा होता है। देखिए, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। कैंसर के लिए जो सबसे पहली बात है कि कुछ तो जेनेटिक्स मामला है। फॉर एग्जांपल छाती के कैंसर की आपने बात की, तो उसमें देयर आर सम जीन्स जो कि पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं और फिर वहाँ पर उनका चांस बढ़ जाता है। एक ही है। उसके अलावा जो मामला है उसमें सबसे अहम बात यह है कि हमारे जिस्मों में जब इन्फ्लेमेशन होती है, जब सोजन होती है, जब वर्म होती है, जब जिस्म में कोई अटैक होता है, डिजीज़ होती है बार बार, तो हमारे जो सेल्स हैं वो मुसलसल जब उन पे अटैक होता है तो उनका जो न्यूक्लियस है वो डैमेज हो जाता है। सही, नंबर 1। और नंबर 2, जब हमारे सेल्स किसी जगह को बार बार रिपेयर करते हैं, तो आपका जब कोई ज़ख्म है रिपेयर हुई तो वहाँ पे डिवीज़न होती है सेल की, उस डिवीज़न में भी जेनेटिक उसका मटीरियल डैमेज हो सकता है। तो ये बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो अब वो रीजन कैसे होती है, वो जेनेटिक अच्छा, है। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगी इब्तदाई अलामात या सिम्टम्स क्या होती हैं अगर हमें ये डिजीज़ होने वाला है, या किसी जैसा आपने इन्फ्लेमेशन की बात की है और हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, हम इग्नोर करें, तो कौन सी स्टार्टअप में सिम्टम्स होंगी जो रूनमा होंगी, उस पर गौर करने की, फिक्र करने की ज़रूरत है? जी, थैंक यू वेरी मच, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अक्सर औकात तो कैंसर साइलेंट हो, लेकिन कैंसर जिस जगह पे मौजूद है, जैसे अगर स्कल में कैंसर है तो वो फैल नहीं सकता, बाहर नहीं निकल सकता, तो उसका प्रेशर इफेक्ट आ जाएगा। पेट में अगर कैंसर है तो वो कई साल चलता रहता है और हमें नहीं पता चलता। लेकिन अगर किसी को वेट लॉस हो रहा हो, अच्छा, कि वजन कम होता जा रहा है और समझ नहीं आ रही क्यों कम हो रहा है, पेशेंट आके आपको कहता है कि जनाब मैं कुछ वो खा तो सही रहा हूँ, मेरी कोई रूटीन में चेंज नहीं आई, लेकिन मेरा वजन कम से कम होता जा रहा है, तो वेट लॉस का अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सप्लेन्ड, ये एक बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि अगर कोई स्किन के ऊपर फॉर एग्जांपल कोई कलर्स चेंज होने लगे, किसी को कोई तिल है, वो तिल बढ़ने लग गया, अच्छा। या नया तिल बन गया, या उस तिल का कलर बदल गया, या उस तिल की शेप बदल गई, या उसके ऊपर स्क्रैच अगर आप करें तो खारिश होती रहती है, ऐसी ये जो चीज़ है इसके लिए फौरी तौर पे रब्ता करना चाहिए। इसी तरह से भूख ना लगना, या मुसलसल आवाज़ का बदल जाना, या पेशाब में ब्लड का आना शुरू हो जाना, राइट। सो बेसिकली कैंसर बजाते खुद पेन ज़्यादा नहीं करता, लेकिन कैंसर के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो देखे जा सकते हैं। एक और जो बहुत अहम इफ़ेक्ट है जो कि हमें ज़रूर पता होना चाहिए, वो है कि बाज़ का जिस्म में कोई गिल्टी नमूदार होती है जिसमें दर्द नहीं होती, और वो है गिल्टी बन गई, फॉर एग्जांपल कहीं पे सोजन हो गई और उसका पता नहीं चला। स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर में बगलों में और यहाँ पर गर्दन की साइड पर, यहाँ पर क्लेविकल्स के साथ गिल्टियाँ बन जाती हैं,
और वो अगर आप हाथ लगाएं तो उसमें दर्द नहीं होती, दर्द सही। नहीं होती। राइट। तो ये कुछ सिम्टम्स, वेट का लॉस होना, भूख का ना लगना, स्किन के ऊपर कलर चेंजेस बिल्कुल आने, सही। इसी तरह से अगर ल्यूकीमियाज हैं तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएंगी, राइट। तो पता नहीं चलेगा कि स्किन के नीचे ये ब्लू स्पॉट कैसे बन डॉक्टर साहब, गया। ये तो हो गई सिम्टम्स की बात जिसके बारे में आपने बड़ा डिटेल बताया। ये बता दें कि कैंसर के इलाज के लिए इसकी बरवक्त जो तशखीस है ये कितनी ज़रूरी है और किस किस तरह से इसकी तशखीस की जा सकती है? देखिए, दिस इज सच अ गुड क्वेश्चन। यूरोपियन सोसाइटीज़ में, वेस्टर्न सोसाइटीज़ में, अमेरिका में, वहाँ पर जितनी जल्दी हम तशखीस कर लेते हैं उतना जल्दी आप कैंसर को हैंडल कर सकते हैं। चुनाचे वहाँ पर पहले ये कहा जाता था जी कि कैंसर का मतलब है डेथ सेंटेंस मिल गया कि अब इंसान मर जाएगा। बिल्कुल सही। अब वहाँ पर अक्सर कैंसर ट्रीट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। उसकी वजह क्या है कि वक्त पे पता कर लेते हैं। वहाँ पर ये सिस्टम, और मैं पाकिस्तान के लिए हमेशा ये कोशिश करता हूँ, दोस्तों को कहता हूँ, वहाँ पर हर साल हर बंदा हर सूरत में जाकर अपना कंप्लीट वर्कअप टेस्ट करवाता है। राइट। उसमें बहुत सारे मामला पता चल जाते हैं। वहाँ पर ख़वातीन मैमोग्राम्स करवाती हैं, अपनी छाती को चेक करवाती हैं। वहाँ पर गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाके तो वो वजाइना को चेक करवाती हैं कि उसमें कोई HPV या कोई इस तरह की बात तो नहीं। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम लोग तो तब जाते, आखिरी स्टेज पे जब होंगे तो फिर हम डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब हमें कोई मसला हो। रेगुलर चेकअप की भी प्रैक्टिस नहीं है, और यही बहुत अहम है कि जो होनी चाहिए वो रेगुलर चेकअप से ही तशखीस अर्ली होती। अर्ली तशखीस के दो आउटकम्स हैं। एक तो ये है कि ज़्यादा लोगों का पता चल जाता है जिन्हें कैंसर है, फिर आप उन्हें ट्रीट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अर्ली पता चल जाता है तो ट्रीटमेंट के डॉक्टर साहब, आपको बुलाने का, आपको दावत देने का मकसद भी यही था कि आपसे ये जान सकें कि वहाँ पर क्या प्रैक्टिसेस हैं US में और यहाँ पर कितनी अवेयरनेस की ज़रूरत है, कितनी बेहतरी की गुंजाइश है? इतनी ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है यहाँ पर। देखिए, अमेरिका में हम हर साल जाते हैं डॉक्टर पास, जैसे अभी मैंने आपको जी, और उसमें ये पॉसिबिलिटी टू कैच अ कैंसर अर्ली। कोलोरेक्टल 50 साल के बाद हर एक बंदे को कोलोनोस्कोपी का वो कहते हैं। कोलोरेक्टल कैंसर का अगर पता चल जाए, जो दुनिया में और पाकिस्तान में भी बहुत कॉमन है, आंत का जो कैंसर है जी, वो वक्त पे पता चल जाए तो पता ही नहीं चलता, वो मैनेज कर लेते हैं। ओहो, सही। राइट। छातियों का कैंसर अगर कोई गिल्टी है वो वक्त पे टाइमली पता चल जाए तो मैनेज हो जाता है इजीली। राइट। तो जी प्लीज आप कंप्लीट कीजिए। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि ये अर्ली तशखीस करना और उसकी अवेयरनेस प्रोड्यूस करना, सालाना अपना फिजिकल करवाना, ये हमारी अगर प्रैक्टिस में आ जाए ना पाकिस्तान में, तो आप देखिएगा कि हेल्थ किस तरह तेजी से इम्प्रूव हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि हमारे नाजरीन के लिए, क्योंकि आपने सिम्टम्स बताएं, आपने इंडिकेशंस बताएं, आपने इस बीमारी के बारे में हमें आगाह किया, ये भी बता दीजिए कि क्या तर्ज ज़िंदगी होना चाहिए, क्या ग़िज़ा में हमारी चेंजेस आनी चाहिए जिसकी वजह से हम इस तरह की बीमारियों से एटलीस्ट कोशिश करके तो बच सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट वंडरफुल क्वेश्चन। देखिए, बात यह है, हमारे नए लाइफस्टाइल में जी, एक तो हम सेडेंटरी हैं, हम चलते फिरते कम है, एक्सरसाइजेस कम करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो हम खुराकें खाते हैं वो फास्ट फूड का टाइम आ गया, वो फैशन बन गया, फ्राइड फूड्स का टाइम आ गया। उन फूड्स में अल्ट्रा प्रोसेस्ड मटेरियल है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड मटेरियल का मतलब है कि हाई हीट के ऊपर बनाई हुई, खुश्क की हुई और प्रोसेस की हुई चीजें, तभी तो उनकी एक्सपायरी 6-6 माह भी होती है। राइट। और वहाँ पे अमेरिका में 3-3 साल एक फ्रेंच फ्राई रख दें मैकडॉनल्ड की तो वो पड़ी रहती है, उसके अंदर इतने प्रिजर्वेटिव्स और इतनी प्रोसेसिंग की होती है। ये चीजें, और फिर पोल्यूशन, आप देखिए आप हर वक्त इतनी ज्यादा धुआं मुसलसल अंदर लेके जा रहे हैं, पोल्यूशन, फिर स्ट्रेसेस, राइट, फ्रस्ट्रेशन, उसके साथ ओबेसिटी, यस, ये सारी चीज़ें और बहुत सारे और फैक्टर्स, वाटर के अंदर कंटेमिनेशन है, मुख्तलिफ तरह के वायरसेस हैं, उनकी वजह से हमारा जो हाल है कि यंगस्टर्स में, बच्चों में, जैसे आपने पहले कहा, बच्चों में, यंगस्टर्स में कैंसर्स बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। उसकी वजह ये अवामिल है। तो देखिए, अच्छा लाइफस्टाइल, उसमें एक्सरसाइज, मूव करना, चलना फिरना, अपने वजन का कंट्रोल करना। ओबेसिटी या वजन जो है वो कैंसर की एक बहुत अहम डायरेक्शन है कि वो लेके जाती है कैंसर की तरफ। तो ओबेसिटी को कंट्रोल करना। और अगर मैं एक बात इस सारी डिस्कशन में, एक बात अगर कोई याद रख सके, इन्फ्लेमेशन, जिस्म में सोजश, वर्म जो है, जो आती है अल्ट्रा प्रोसेस फूड से, जो आती है ग्लूकोजेस से, जो आती है फ्राइड फूड्स के साथ, अगर इसको आप कम कर दें
तो कैंसर से रिस्क ऑफ कैंसर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अब पोल्यूशन का मसला, तो फिर मास्क यूज़ कर लें अगर मास्क किसी यूज़ को करें। पहले से रिस्क है। इसी तरह से सूरज की लाइट के नीचे कम रहें और अगर जाएं तो फिर सन ब्लॉक्स लगा लें, राइट। इसी तरह से अगर देखिए फ्राइड फूड्स अगर खाएं, फॉर एग्जांपल फ्राइड फूड के अंदर एक प्रोडक्ट होती है जिसको कहते हैं एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट या एज, और एक उसका हिस्सा होता है जिसे कहते हैं एडवांस लाइपोक्सिडेशन एंड प्रोडक्ट या एल। ये छोटी छोटी, मैं वो पेशेंट्स को ऐसे बताता हूँ, ये बारीक सी सुइयाँ हैं अच्छा। जो जाके हमारी जो आंतें हैं उनको चुभ जाती हैं, फिर उनको इन्फ्लेमेशन करती हैं, फिर ब्लड सप्लाई में चली जाती हैं, फिर पूरी बॉडी में फैलती हैं। जब बार बार इन्फ्लेमेशन होगी तो सेल बार बार डिवाइड होगा, यस, और जब सेल बार बार डिवाइड होगा तो उसमें जेनेटिक मटेरियल में प्रॉब्लम आने का खदशा ज़्यादा होगा और कैंसर्स का रिस्क बढ़ जाएगा। अब ये देखिए रेस्पिरेटरी कैंसर्स हमारे क्यों बढ़ने लगे हैं? हर वक्त पोल्यूशन है, यस, हर वक्त स्मोक है, हमारी बॉडी रिएक्ट करती है स्मोक को उससे बचने के लिए। सेल डिवाइड होते हैं, वो अपने आप को रिपेयर करते हैं, उसके दौरान कैंसर्स हो जाते हैं। तो ये जो कंटिन्यूस इरिटेंट्स हैं हमारे लिए, दे हैव टू बी रिड्यूस्ड, और इसका कोई चारा नहीं है, अदरवाइज आप देखिएगा कि कैंसर की प्रेवलेंस बढ़ती डॉक्टर साहब, इलाज, मेडिकेशन, ये सब तो चलें, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। ज़रा आप शॉर्टली हमें ये भी ब्रीफली बता दीजिएगा कि कैंसर के मरीजों के लिए जज्बाती नफ्सियाती मदद कितना हेल्प आउट करती है? ये इतनी अहम बात है। देखिए जो कैंसर का पेशेंट है जी, एक तो उनका अपना डिप्रेशन कि मैं शायद अब मर जाऊंगा, यस, एक उनके फैमिलीज के डिप्रेशन एंड फ्रेंड्स के डिप्रेशन, राइट। तो उनके हर तरफ एक ये नफ्सियाती दबाव मौजूद होता है। अमेरिका में तो कैंसर का ट्रीटमेंट का हिस्सा है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना और साइकियाट्रिक। बिल्कुल बेहतरीन। हमारे यहाँ पे कुछ अदारे हैं जो साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट भी ऑफर करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा नहीं। इसका बहुत ही अहम ये हिस्सा है कैंसर की ट्रीटमेंट का। बाज़ औक़ात आप पेशेंट को खुश व खुरम कर लें, उसको वापस लाएं साइकोलॉजिकली, तो वो फाइट करके तो अपने आप को बचा लेते हैं, राइट। तो लेकिन अगर मुसलसल डिप्रेशन हो, पेशेंट गिव अप कर दे, तो वो भी और उसकी फैमिली भी, और फिर डिजीज़ को देखिए, जब पेशेंट स्ट्रेस में है ना तो स्टेरॉइड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन इवन मोर इन्फ्लेमेशन करते हैं, प्लस इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, तो कैंसर और आराम से फैलने लग जाता है, राइट। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि पाकिस्तान में हर अदारे, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो क्लिनिक्स हैं जहाँ पे कैंसर की मैनेजमेंट की जाती है, उसमें साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजिकल एंड साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। आपके इसी मैसेज के साथ, इसी उम्मीद के साथ हमारा ये सेगमेंट अपने अख्ताम को पहुंचता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी बहुत आमद का। शुक्रिया। और बड़े अच्छे और बेहतरीन अंदाज में, बल्कि सादा अल्फाज में आपने बताया कि कौन कौन सी अपने लाइफस्टाइल में आप तब्दीलियां करके और क्या क्या आप कर सकते हैं जिससे आप कैंसर से खुद को महफूज रख सकते हैं। तो इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद दोबारा से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मसनूई जहानत यानी AI ने दुनिया की हर सनत में इनकलाब बर्पा कर दिया है। रोज़ हमें नई नई चीज़ें देखने को, सुनने को मिल रही होती हैं, और अच्छी बात यह है कि जनाब पाकिस्तान के नौजवानों ने भी इसमें अपना हिस्सा डाला है, वो भी इस दौड़ में किसी से पीछे नहीं है। तो आज हम आपको एक ऐसी नौजवान तालिबा से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी जहानत और मेहनत से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक शानदार इजाद की है। NED यूनिवर्सिटी कराची से इनका ताल्लुक है और इस होनहार स्टूडेंट ने मसनूई जहानत की मदद से फैब्रिक क्वालिटी इंस्पेक्शन सिस्टम तैयार किया है जनाब, जो कि कपड़े में मौजूद नकाइस को फौरी तौर पर पहचानने की सलाहियत रखता है। सरमाया भी बचाएगा और वक्त भी बचाएगा। इसके साथ साथ आपको बताते हैं, इंटेली इंस्पेक्ट नामी इस इजाद ने ना सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होने वाले सालाना करोड़ों रुपए की ज़िया में कमी आएगी, बल्कि बरामदात के दौरान मसनूआत के मुस्तरद होने के खतरात भी कम हो जाएंगे। ये सिस्टम कैसे काम करता है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कितना फ़ायदेमंद है, इस बारे में तफसील से आज जानने की और गुफ्तगू करेंगे हमारे मेहमानों से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं AND यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तलबा सबूही आरिफ, और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है इस प्रोजेक्ट में उनके सुपरवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद आमिर कुरैशी साहब ने। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। सबसे पहले सबूही आरिफ, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। सबूही, मुझे ये बताइए कि इस मुनफरिद आइडिया की इब्तिदा कैसे हुई, आइडिया आपको कैसे आया, और इस टॉपिक को जब आपने सजेस्ट किया तो आपके सुपरवाइज़र ने क्या कहा, क्या उनका रद्द अमल था?
अच्छा, मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम सबूही है। सब मीडिया के थ्रू जो मैं हमारा तारुफ हो चुका है, और मैं एनईडी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ पे मैं एमएस कर रही थी। तो एमएस में मुझे अपने थीसिस के लिए किसी टॉपिक की ज़रूरत थी जिस पे मैं रिसर्च कर सकूँ। रिसर्च में मेरा इंटरेस्ट था और साथ साथ मैं एआई की फील्ड में कुछ करना चाहती थी। फिर वी हैड अ मीटिंग विद आवर सुपरवाइजर। तो मैंने अपने सुपरवाइजर से डिस्कस किया कि सर मैं एआई टेक्नोलॉजी को कहीं पे इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ। तो इनका मेरे सुपरवाइजर ने सजेस्ट की कि आप जो है ये एक प्रॉब्लम है इंडस्ट्री की बहुत बड़ी, जिसमें टेक्सटाइल जो है कि जो इंस्पेक्शन है, फैब्रिक इंस्पेक्शन है, वो सारी मैनुअली होती है। तो हम चाह रहे हैं कि इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और हमने फिर इसके ऊपर मज़ीद बहुत काम किया, इसके ऊपर इस टॉपिक को मज़ीद समझा। तो हमने देखा कि ये वाकई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना चाहिए। तो फिर हमने इस पे काम किया। तकरीबन 1 साल से हम इसके ऊपर काम कर रहे थे। और हम जितनी भी मतलब आपके सामने जो भी चीज़ आई है वो पूरा ये साल भर की मेहनत का नतीजा है। बिल्कुल ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त मेहनत है सबूही। डॉक्टर साहब से हम बात करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आपका इस चीज़ के अंदर बड़ा किरदार है। ज़रा हमें ये बताएंगे, जब ये आइडिया आपके सामने प्रेजेंट हुआ, आपका क्या रद्द-ए-अमल था? और ज़रा हमें ये भी बता दें कि एक्यूरेसी कितनी है? अच्छा, ये जो आइडिया है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, मेरा टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है और 24 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है इंडस्ट्रियल एकेडमिया का। अच्छा, ये आइडिया बेसिकली हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए समझ में मुझे आ चुका था पहले 24 साल के एक्सपीरियंस में कि किस तरह हम फैब्रिक की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके और रियल टाइम में उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करें। इसमें फिर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, हमारे जो मास्टर्स के थीसिस स्टूडेंट्स हैं उसके साथ बेंच वर्क का काम किया। और इससे एडवांटेज ये होता है कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है और ऑन टाइम रिजेक्शन रेट आपका कम हो जाता है ग्रे फैब्रिक के अंदर ही। जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ग्रे फैब्रिक, डाइड और प्रिंटेड, नेटेड और वूवन सबके लिए एप्लीकेबल है। और इसकी एक्यूरेसी 95 से 97% हमारी चल रही है। बिल्कुल ठीक है। सबूही, मुझे बताइए, आपका ये बनाया हुआ सिस्टम दीगर महंगे और इंटरनेशनल सिस्टम से किस तरह मुख्तलिफ है, किस तरह डिफ्रेंशिएट करके हमें बताएंगी, और ये कैसे ज़्यादा मौसर है और ज़्यादा सस्ता भी है? अच्छा, हमारा जो सिस्टम है इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि इंडिजीनियस प्रोडक्ट है ये, और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है। जो इंटरनेशनल सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, और हमारे सिस्टम का एडवांटेज ये है कि ये तमाम टेक्सटाइल के डायनेमिक्स को कवर कर रहा है। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि जैसे नेटेड फैब्रिक भी है, वुवन भी है, और तमाम तीनों स्टेजेस को कवर करेगा, ग्रे को भी, डाइट को भी और प्रिंटेड को भी। ये इसकी सबसे जबरदस्त रिक्वायरमेंट है जो हमने फुलफिल की इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से, ताकि चीज़ों को डिप्लॉय करते हुए हमें बहुत आसानी हो इसके अंदर। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही आप मौजूद हैं। सबूही, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा। आप ज़रा हमें ये बताएं कि आपकी इस तहकीक को अब तक कितनी पजीराई मिल गई है जनाब, कितना सराहा गया है सरकारी सतह पे, निजी सतह पे, और क्या कोई कंपनी या इंडस्ट्री इसमें दिलचस्पी भी ले रही है? सबसे पहले तो जो पजीराई मिली है वो मीडिया की तरफ से मिली है। मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। और इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो हमसे बिल्कुल कांटेक्ट कर रही हैं। वो चाह रही हैं इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाह रही हैं, उस पर काम करना चाह रही हैं। तो ये कि हमारी कुछ इंडस्ट्रीज से बातचीत चल रही है, तो वो जैसे फाइनल होता है हमारे पास कुछ जिस तरह से भी फाइनल होती है, तो फिर वो इंशाल्लाह प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो हम चाह भी रहे हैं, हम भी यही चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री कोलैबोरेट करें और हम यहाँ इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें। अभी तो एक लैब प्रोडक्ट है, एक प्रोटोटाइप है। तो जब तक ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन इस पर नहीं आती है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। फिर ये वही एक थ्योरी और एक शोपीस बन के एक लैब्स में रखा रहेगा और उसका फिर कोई फायदा नहीं होगा जब तक इसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए। बिल्कुल ठीक कह रही है सबूही कि इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और सबसे अहम बात यह है कि बड़े पैमाने पे अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ज़ाहिर बात है इस हवाले से सोचा होगा आपने, इसी से मुतालिक सवाल करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, आपसे भी चाहूँगी कि आप भी जवाब दें इसका। अगर ये प्रोजेक्ट बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री में अपनाया जाए तो इसके माशी और सन्नती सतह पर क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं? अच्छा मैडम, इसके अंदर जैसे आपने सनती और मुआशी सतह की बात की, जब इंडस्ट्री के अंदर रिजेक्शन रेट कम हो जाएगा आपकी, तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, लोगों को रोजगार में भी इजाफा होगा, इंडस्ट्री फ्लोरिश करेगी। जो इनके एक्सपोर्ट के ऑर्डर से हमारे, उसके अंदर इनको डेबिट्स कम से कम आएंगे इंडस्ट्री को। और इनका जो रॉ मटेरियल है, जो ग्रे फैब्रिक है, डाइड या प्रिंटेड है, जो गारमेंट पे कन्वर्जन करके वैल्यू एडिशन करके
जो रेवेन्यू जनरेट किया जाता है उसमें मजीद इजाफा होगा, और जो लॉसेस इंडस्ट्री इस वक्त बेयर कर रही है ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ द फैब्रिक, चाहे वो ग्रे में हो, चाहे प्रिंटेड में हो, चाहे डाइड हो, आपका फॉर वैल्यू एडिशन में उसकी मिनिमाइजेशंस हो जाएंगी, और वी टेंड टू बी एक्सपेक्ट ये वो बहुत जीरो वेस्टेज के ऊपर चला जाए, ताकि चीजों को ऑन द स्पॉट इससे बहुत फायदा होगा अगर जीरो वेस्टेज में चला जाए। डॉक्टर साहब सबूही, आपसे ये हम लास्टली जानना चाहेंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फैब्रिक क्वालिटी चेकिंग के लिए इस वक्त कौन से तरीकाकार चल रहे हैं, रिवायती या पुराने तरीके कौन से हैं, और ये जो इंटेली इंस्पेक्ट है ये इन पुराने सिस्टम से किस तरह से बेहतर परफॉर्म करेगा? अभी जो हमारे अच्छा सर, इसके अंदर एक चीज ये है, इस वक्त वो बिल्कुल मैनुअल पाकिस्तान के अंदर सिस्टम चल रहा है ऑल ओवर द पाकिस्तान और कंट्री वर्ल्ड वाइज, ये मैनुअल सिस्टम पे ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब कथा कलामी की माजरत, मैं सबूही से इस सवाल का जवाब जानना चाह रहा हूं। ओके। जो तरीके हमारे इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं वो बिल्कुल मैनुअल यूज हो रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ जो है वो एक इंस्पेक्टर खड़े होते हैं और वो पूरा फैब्रिक को 1 बाय 1 चेक कर रहे होते हैं, वो उनके सामने से गुजर रहा होता है और उसको मैनुअली चेक किया जा रहा है। पाकिस्तान में बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये पहला अपनी नौयत का पहला पाकिस्तान में प्रोजेक्ट होगा जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इसको मॉनिटर करेगा। बेसिकली हमारा सिस्टम ऐसे वर्क करता है कि जब फैब्रिक के सामने हम कुछ सेंसर्स और कुछ कैमराज लगाएंगे और फिर वो जैसे जैसे अपने सामने से उसके कोई डिफेक्ट आता जाएगा तो उसको डिटेक्ट करेगा और ह्यूमन को आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट एक जनरेट करेगा। तो जो भी ऑपरेटर है या जो भी इंस्पेक्टर है उसको ऑटोमेटिकली वो जो डिफेक्ट्स हैं उसको देख पाएगा। सबूही बिल्कुल आप जो बता रही हैं ये तो मैं कहता हूँ अनगिनत फवाइद हैं और उसका बड़ा फायदा होगा। जीरो वेस्टेज पे आप चले जाएंगे जनाब, आपका सरमाया बचेगा, मैनुअली नहीं चेक करना पड़ेगा, टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। बहुत शुक्रिया सबूही आरिफ आपका। डॉक्टर मोहम्मद आमिर कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और अब जो स्टूडेंट्स थे, जो सुपरवाइजर थे, उन्होंने तो नजफ अपना काम कर दिया, अपना काम। जरूरत अब इस अमर की है कि जनाब आप इसको बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री में यूटिलाइज करें, इससे इस्तेफादा करें, तो फिर ही ये जो नई तहकीक है या नई जो इन्वेंशन है इसका सही तरह से फायदा हो सकता है। इसके साथ साथ ये जो AI की मदद से आप फैब्रिक की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, ताकि आपका जो इंपोर्ट हो रहा है या एक्सपोर्ट हो रहा है उस माल को आप बेहतर तरीके से अंजाम दे सके। और पाकिस्तान की टैलेंट को मजीद उभारने की ज़रूरत है, सपोर्ट चाहिए हुकूमत की, गवर्नमेंट की। उम्मीद है इसके बाद हमारी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से सपोर्ट करेगी पाकिस्तान के टैलेंट को। तो इसी के साथ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, की हिम्मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, मारूफ अफसाना और नावल निगार, ड्रामा नवीस और उर्दू अदब की शाहकार तसनीफ राजा गिद्ध की खालिद बानो कुद्सिया की 8वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उन्होंने 1950 में पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया और मशहूर अफसाना निगार और ड्रामा नवीस अशफाक अहमद से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। बानो कुद्सिया का शोहरा आफाक नावल राजा गिद्ध अपने असलूब की वजह से उर्दू के अहम नावलों में शुमार होता है। इसके अलावा उन्होंने टेलीविज़न के लिए कई ड्रामा सीरीज़ तहरीर की। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से शानदार इल्मो अदबी खिदमात बानो कुद्सिया को सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। इसके अलावा उन्होंने 2012 में कमाल फ़न का अवार्ड भी अपने नाम किया। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ज़िंदगी कभी कभार आपकी एक पल में तब्दील हो जाती है, ख़ास तौर पर जब कोई बेगुनाह किसी ऐसे जुर्म में फंस जाए या उसे ऐसे नाकर्दा गुनाहों की सज़ा मिल जाए जो उसने किया ही ना हो। तो एक ऐसा ही हैरानकुन और सनसनीखेज़ वाक़या हाल ही में देखने को मिला जब लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदान को सऊदी अरब में मनशियात स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। 30 सितंबर 2024 को ये ख़ानदान सऊदी हुकाम की हिरासत में चला गया और फिर उसके बाद सबको ये लगा, अमूमन जिस तरह से होता है, कि शायद अब इनकी किस्मत का फैसला हो चुका, क्योंकि सऊदीया में मनशियात को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस है, बड़ी सख्त सज़ाएँ हैं। लेकिन फिर तहकीकात हुई और एक ऐसा इंकशाफ हुआ जिसने सबको ही हैरान कर दिया। इस वाक़े में असल मुजरिम कौन था? क्या वाकई यह ख़ानदान स्मगलिंग में मुलव्वस था? उन्होंने किसी चलाक गिरोह ने या इसे फंसाया था? इस सवालात के जवाब तलाश करने के लिए पाकिस्तानी हुकाम और एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने गहरी तफ्तीश की और जो हकीकत थी वो आपके सामने लेकर आए। वो इंतहाई हैरानकुन है और तशवीशनाक भी है। हकीकत ये है, तहकीकात में पता चला कि लाहौर एयरपोर्ट पर काम करने वाले एक मुनज़्ज़िम ड्रग गैंग ने बैग का टैग तब्दील करके इस बेगुनाह ख़ानदान को
स्मगलिंग केस में फंसाने की साजिश की थी। खुशकिस्मती से पाकिस्तानी इदारों की कोशिशों से ये ख़ानदान ना सिर्फ बेगुनाह साबित हुआ बल्कि बाइज्जत तौर पर रिहा होकर पाकिस्तान वापस पहुंच चुका है। यकीनन आप भी इस कहानी से मुताल्लिक और इससे जुड़े हुए मुख्तलिफ पहलू जानना चाह रहे होंगे। इस हैरानकुन केस की तमाम डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सुहेल बलोच। सुहेल, हमें ये बताइएगा कि इस केस के बैकग्राउंड के बारे में एक तो डिटेल्स दें और साथ ही सऊदी हुकाम ने इस खानदान को गिरफ्तार क्यों किया, किस तरह से इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई? जी उज़ैर, ये एक अफसोसनाक और हैरान कुन ये वाक़या था और लाहौर के एक ही ख़ानदान के 5 अफराद पाई जमा पूंजी इकट्ठी करने के बाद उम्रे के लिए 23 दिसंबर 2024 को लाहौर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होते हैं। और जब ये रवाना हुए ये उम्रे की अदायगी के फरीज़े के लिए, लेकिन क्योंकि 5 अफराद थे, पाँचों के पास जो है वो बैग थे और बैग इन्होंने जो है वो एयरपोर्ट पर चेकिंग करवाने के बाद मुतलका एयरलाइन के अमले ने इनको जो है वो सऊदी अरब ले गए। 30 दिसंबर को जब ये सऊदी अरब पहुंचते हैं तो जो टैग इनके बैग से तब्दील हुआ था उस बैग में मंशियात भरी हुई थी और वहाँ पर जब ये ख़ानदान के अफराद ख़वातीन भी शामिल थी और मलक अजीज़ इनका नाम है जो कि सरबराह थे इस ख़ानदान के, इनके हमरा दीगर फैमिली के मेंबर्स भी थे, ख़वातीन भी थे। ये जब सऊदी अरब पहुँचे तो वहाँ पर इन्होंने वो खुशकिस्मती ये थी कि वो बैग नहीं उठाया और क्योंकि उस बैग पे टैग जो है वो तब्दील इनके नाम का हुआ था, लेकिन इन्होंने शायद इनकी किस्मत में ये बेहतर फैसला था, वो बैग ना उठाया। अपने बैग जो बगैर टैग वाले थे वो उठाकर रवाना हो गए। अब उस टैग को वहाँ की एजेंसी फोर्सेस की जानिब से जब देखा कि कोई ले जाएगा, लेकिन जो शातिर गैंग था वो भी इसी जो है वो कोशिश में रहा है किसी तरह से ये बैग वहाँ से उठा लें। अच्छा सुहेल, ये जिस शातिर गैंग की आप बात कर रहे हैं इसके बारे में कुछ हमें बताइएगा कि लाहौर एयरपोर्ट पे मंशियात स्मगलिंग के लिए जो बैग के टैग तब्दील करने वाला ये जो ग्रोह है बेसिकली ये काम कैसे करता है, ये हमें बताइए और इसका क्या किरदार था इसके अंदर, क्योंकि ज़ाहिरी बात है आपने काफ़ी इन डिटेल इस केस को स्टडी किया होगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है वो ये केस जब से इसका इंकिशाफ सामने आया और उस ख़ानदान को बेगुनाह वहाँ पर रखा गया, फिर रिहाई मिली, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ANF जो है उनकी जानिब ख़ुसूसी तौर पर सऊदी हुकाम को एतमाद में लिया गया। तब से लेकर हम उनसे भी सवालात पूछते रहे और इस पर जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे ऑफिसर्स उनसे भी जो है वो सोर्स के ज़रिए बातचीत होती रही है। तो इसमें जो 9 रुकनी गैंग था ड्रग का वो जो है वो तो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन उसके बारे में अभी तक जो है वो फोर्सेस की जानिब से कोई जो मालूमात है वो फराहम नहीं की गई, उसको खुफिया रखा गया। लग ये रहा है कि उसमें मजीद भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अच्छा सुहेल, हमें ये भी बताएं कि यकीनन अगर इदारों की अच्छी कारकर्दगी है तो उनको सराहना भी चाहिए खुले दिल के साथ। ANF और दीगर पाकिस्तानी हुकाम ने इस खानदान को बचाने के लिए क्या खास तौर पर इकदाम किए और इस बेगुनाह खानदान की रिहाई किस तरह से फिर मुमकिन हो पाए? जी उज़ैर, इसमें जब ये वहाँ पर 30 दिसंबर को गिरफ्तार हुए तो साफ ज़ाहिर है ये तो अपने प्राइस में दे रहे थे वहाँ पर उम्रे की अदायगी के लिए, तो उस वक़्त ANF की जानिब से एग्जैक्ट पॉइंट, एंट्री पॉइंट्स, तमाम जो कैमरे थे उन पर नज़र रखी हुई थी और पोर्टर एक जो है एयरपोर्ट पर था उसको जो है वो हिरासत में लिया और उनसे तहकीकात की गई, तफ्तीश की गई और उनके ज़रिए मालूम हुआ कि ये गैंग जो है वो 9 रुकनी एक बेगुनाह ख़ानदान को जो है इस मंशियात के केस में जो है वो फंसाया और उनको फंसाने के बाद ये अपने मकसद जो चाहते थे उसमें कामयाब होना चाहते थे, लेकिन वो तो निकाम हुआ और वो बेगुनाह अफराद जो 5 थे फैमिली के मेंबर्स वो सऊदी हुकाम ने उनको गिरफ्तार किया। जैसे कि वहाँ पर सख्त तरीन मंशियात की सजाएं हैं, सजाए मौत भी हो सकती थी या दीगर जो है सजाएं। बिल्कुल ठीक है सुहेल, बड़ी बर वक्त इदारों की जानिब से कार्रवाई की गई, तहकीकात की गई, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। और अगर बर वक्त और टाइमली इस मैटर को इन्वेस्टिगेट ना किया जाता, रिजॉल्व ना किया जाता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था और जो बेगुनाह लोग हैं उन्हें सऊदी अरब में इसकी अच्छी खासी सजा मिल सकती है। बिल्कुल, और नाजरीन इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के, हिम्मत जाएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, आज बरसगीर की मारूफ क्लासिकल गुलकारा मलका पुखराज को दुनिया से गुजरे हुए 21 साल बीत चुके हैं। वो मारूफ गुलकारा ताहिरा सैयद की वालिदा थी। मलका पुखराज जम्मू कश्मीर में पैदा हुई। क़याम पाकिस्तान के बाद वो पाकिस्तान मुंतकिल हो गई, लाहौर को अपना मस्कन बनाया। मलिका पुखराज को ठुमरी, गज़ल, भजन और लोकगीतों पर अबूर हासिल था। उन्हें असल शोहरत तब हासिल हुई जब उन्होंने हफीज़ जालंधरी का मशहूर कलाम अभी तो मैं जवान हूँ गाया। तो दूसरी जानिब लाजवाल, सुरीली और सदाबहार धुनों के खालिक एम अशरफ की आज 18वीं बरसी मनाई जा रही है। उन्होंने तकरीबन 45 बरसों पर मुहित अपने करियर में 400 से ज़्यादा फिल्मों के लिए 2800 से ज़्यादा नगमात की मौसीकी तरतीब दी, जो कि बहुत बड़ी तादाद है, एक रिकॉर्ड है। और फिल्मी गीतों की धुनें मुरतब करने की ये तादाद किसी भी दूसरे पाकिस्तानी मौसीकार के मुकाबले में ज़्यादा है। प्रोग्राम के सिलसिले को अब हम आगे बढ़ाते हैं, बात कर लेते हैं मुल्क की सियासत की। तो तहरीक इंसाफ की एहतजाजी और मुज़ाहमती सियासत जारी थी, मगर गुज़श्ता रोज़ ही बानी PTI ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को एक खुला ख़त लिखा है और उनसे पॉलिसीज़ पर नज़र सानी की दरख्वास्त की है। वकील फैसल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि ये ख़त 6 निकात पर मबनी है, जिस पे इलेक्शन और मनी लॉन्ड्रर्स को जितवाने का मामला उठाया गया, अलकादर ट्रस्ट केस का हवाला भी दिया गया, साथ ही 26वीं आईनी तरमीम, कानून की हुक्मरानी और अदलिया के मुतासर होने से मुतालिक भी बात की गई है। इसके अंदर PTI के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चों, छापों और इंटेलिजेंस इदारों के काम का जिक्र भी इस खत के अंदर किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म ने अपने ख़त में मुतनाज़े पीका एक्ट, इंटरनेट की बंदिश और सरमायाकारी में कमी के मामले पर भी बात की। बानी PTI ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज से यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क और फ़ौज हमारे हैं, हम फ़ौज से इंतशार नहीं चाहते। दरख्वास्त है कि पॉलिसियों पर नज़रसानी की जाए। ख़त पर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने वजाहत पेश करते हुए कहा कि बानी PTI ने आर्मी चीफ को साबिक वज़ीर आज़म और एक पार्टी के सरबराह के तौर पर ख़त लिखा है, इसे पार्टी पॉलिसी में तब्दीली ना समझा जाए। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार आमिर इलियास राना साहब ने। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि बानी PTI के ख़त के निकात आपने जो कि पढ़े भी होंगे, इस खत के क्या मकासद हो सकते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं बानी PTI इस खत से? देखें, इस खत से दो तरफ से दोनों अपनी अपनी मर्जी ले रहे हैं। जो सरकारी साइड है वो कह रही है कि ये एक NRO की रिक्वेस्ट है, और जिन्होंने खत लिखा है उनके लोग, पहली बात तो ये है कि जो पार्टी के खुद बनाए हुए चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौर, वो कह रहे हैं ये पॉलिसी में तब्दीली नहीं है, ना ये पॉलिसी है हमारी। खत तो खान साहब ने लिख दिया, लेकिन बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि जो खान कहे वही पॉलिसी है और तो कुछ है ही नहीं। तो फिर साथ अली अमीन गंडापुर ने कल एक इंटरव्यू में कहा कि मैं तो 99% कामयाब हो चुका हूँ, लेकिन बस अब दोनों तरफ ये है कि काबू रहें अपनी अपनी बात पे। तो खान साहब को शिफ्ट किया जा सकता है अगर वो मान जाएं, लेकिन हमारे लोगों की रिहाई की शर्त रखी हुई है। अच्छा, फिर जो इस्टेब्लिशमेंट से रात गए तक जवाबात ज़ाहिर है गैर सरकारी तौर पे ही आए। उनके नज़दीक एक 14 साल सज़ा याफ्ता मुजरिम जब खत लिखता है तो उसकी हैसियत रद्दी की टोकरी होती है। अच्छा, अब ये मैंने आपको 3 मंजर पेश किए, इनमें से सच हमने तलाश करना है, देखना है। रद्दी की टोकरी है, NRO की रिक्वेस्ट है, या ये है कि मैं फौज को रास्ता देने के लिए तैयार। बिल्कुल ठीक। तो अब हम क्या करें कि फौज घुटनों के बल आ गई है, जो कि मेरे ख्याल में नहीं आई है। अच्छा, NRO की रिक्वेस्ट, ये एक तरीके से जहां वो परसों तक मीर जाफर और मीर सादिक थे, वो या पार्ट 2 थे। अब इस खत में 6 नुकात जैसे मुजीबुर रहमान ने लिखे थे वो खान साहब ने भी लिख दिए हैं। तो क्या किया जाए कि जिनके बारे में जो ये काम कह रहे होते हैं उसी वक्त वही काम कर रहे होते हैं, कि लोगों को मना करते हैं सॉरी, और खुद वो करने की तरफ मामूर हो जाते हैं। असल बात है, कौमी मुफाहिमत अगर वसी तर मफाद में हो सके तो कोई बंदा उसका मुखालिफ नहीं हो सकता। सही, दुरुस्त। तो मेरे ख्याल में खान साहब को भी वो रियलाइजेशन कर लेनी चाहिए कि जब फौज की तरफ से एक डिमांड है, जिसे वो बार बार ये कहते हैं कि देखें मेरे जो लोग माफी मांगे 9 मई पे उन सबको माफ कर दिया, तो फौज ने भी तो ऐलान यही बात कही थी जी कि जिन लोगों ने ये काम किया है वो माफी मांगे तो हम माफी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत आपको सियासतदानों से करनी होगी। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब की, बैरिस्टर गौहर की, बैरिस्टर सैफ की और लोग जो इस्टेब्लिशमेंट से पसे पर्दा मुलाकातें कर रहे हैं, वो एक रास्ता बनाने की दोनों तरफ से कोशिश है। ज़ाहिर है एक दहशतगर्दी का काम बहुत उरूज पे है KP के अंदर,
अफगान तालिबान की सपोर्ट पब्लिकली तकरीबन आ चुकी हुई है टीटीपी के लिए, और गंडापुर कहते हैं कि जी मैं सूबे में अमन व अमान के लिए अफगानिस्तान की जो तालिबान की हुकूमत है उनसे बातचीत के लिए आपका रास्ता खोल सकता हूँ। तो हमें ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी होंगी कि एक तरफ माशी मुश्किलात हैं कि सियासी तौर पे हमारे पास इस्तेकाम नहीं आ रहा, और पीटीआई आए रोज़ अब जैसे 8 फरवरी का ऐलान किया है, फिर आगे जाके वो तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं। जब चैंपियंस ट्रॉफी आएगी तो सियासी माहौल तो ठीक नहीं होना, और हमारी इन्वेस्टमेंट में भी प्रॉब्लम यही आता है कि जी आप कैसे काबू पाएंगे। कुछ बेहतरी भी हो रही है, जैसे सऊदी डेवलपमेंट फंड की तरफ से 1 साल के लिए $1.4 बिलियन का उन्होंने कहा है मौखर कीमत पे तेल आपको देंगे। कुछ चीज़ें हमारे लिए बेहतर हो रही हैं, कुछ में हमें मुश्किलात हो रही हैं। जैसे केपी ने और बाकी तीनों सूबों ने, मतलब 4 सूबों ने ज़राई टैक्स भी लगा दिया, जो IMF की बुनियादी शर्त थी, क्योंकि अगले महीने IMF रिव्यू करने आ रहा है। तो उसमें छोटे बड़े 20-25 नुकात हैं जिनका जायजा उन्होंने लेना है। तो ये एक बड़ी बात थी जो डेवलपमेंट जो केपी गवर्नमेंट ने कर दी। तो ये सब कुछ मिल मिला के हो रहा है। मेरे हिसाब किताब में हम, जैसे मैंने आपको कहा कि 3 अतराफ से बात हो रही है, हमें तीनों को साथ लेते हुए रास्ता सबको होश के नाखून लेने चाहिए। बिल्कुल ठीक। आमिर साहब, आपने कहा तीनों रास्ते सामने हैं, होश के नाखून लेने की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ हम इस बात पे भी गुफ्तगू कर लेते हैं, ये जो बैकडोर राब्तों का मामला क्या है। सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं कि हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात तो सिर्फ एक गपशप है, असल बातचीत जो है बैक चैनल्स पर हो रही है। पीटीआई के बैकडोर राब्तों की हकीकत क्या है, इसको भी जरा डिस्कस कीजिए। देखें, हकीकत तो ये है कि अब कल जो अली अमीन गंडापुर ने बात कही है, तो आज उसके ऊपर क्या चीजें सामने आती हैं। खत के ऊपर तो मैंने आपको बता दिया कि आ गई हैं जी, कि बिल्कुल उन्होंने कहा है कि ये रद्दी की टोकरी है, एक 14 साल सजा याफ्ता मुजरिम की तरफ से खत की कोई वैल्यू नहीं है। और अली अमीन गंडापुर से वही कुव्वतें अगर मुज़ाकरात कर रही हैं, तो वो फिर अली अमीन की अपनी पेशकश है। क्या वो अपनी हुकूमत बचाने के लिए और जुनैद अकबर के सामना करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ रास्ते बना रहे हैं कि मैं आपको कुछ रास्ता देता हूं, आप कुछ मुझे दें और मुझे साथ लेके चलें, मेरी हुकूमत का खात्मा ना कराएं कि खान बिल्कुल ही नाराज हो जाए और मैं आपके साथ मिलके चलूंगा, चाहे वो अफगानिस्तान की तरफ से होने वाली दहशतगर्दी है, पाकिस्तान के अंदर उसकी सरपरस्ती है, मुझे आप चलने दें, मैं आपका साथ दूंगा। अच्छा, खान साहब के साथ मेरी दूरियां ना होने दें। और जो उन्होंने खान साहब ने तब्दीलियां की हैं, जिसको पीटीआई कह रही है कि, और खासतौर पे जुनैद अकबर खान ने खुद कहा है कि अब होम्योपैथिक क़यादत नहीं चलेगी, तो ये 8 फरवरी के लिए उन्होंने कह दिया कि हमारा सिर्फ जलसा है, हम ना कोई रोड ब्लॉक कर रहे हैं ना कुछ, लेकिन एप्रीहेंशन मौजूद होती हैं सब जगहों पे कि अगर आपके पास अवाम का जम्मे गफीर इकट्ठा हो जाता है और आपका जहन बदल जाए कि आपने तो फिर स्टेट पे हमला करना है, तो वो उसका तदारुक भी किया जाता है। बिल्कुल ठीक। बदएतमादी की फिजा हर तरफ मौजूद है, हर एक के बारे में हर एक की है। तो बेहतर यही होगा कि पीटीआई जो ग्रैंड बना रही है अलायंस अपोजिशन का, तो उसको उन्हें बना लेना चाहिए और एक ऐसा बंदा सामने ले आए जिसके ऊपर बात होनी चाहिए कि जी कौन गारंटर होगा कि इमरान खान साहब यू टर्न नहीं लेंगे जी। अब कल मुशाहिद हुसैन सैयद जो बहुत अरसे से ट्रंप की कॉल की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि तैयब अर्दवान आ रहे हैं और शायद वो भी गारंटर हो सकते हैं। अच्छा, तैयब अर्दवान बिल्कुल पाकिस्तान के एक दोस्त हैं, पाकिस्तान उन्हें दोस्त समझता है, दोनों मिलकर चल भी रहे हैं बहुत सारे मामलात में। और इमरान खान की गारंटी तैयब अर्दवान कैसे देंगे? तैयब अर्दवान का अगर हम तुर्किया का जो मामला है वहां पे देखें तो वहां तो अपोजिशन बिल्कुल खत्म हो चुकी हुई है, वहां पे तो मीडिया का कोई नाम नहीं है ना। उन्होंने अपनी पॉलिसियां नाफिज कर दी हैं कि किस तरीके से मुल्क को चला के हम आगे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे फिर वो किससे बात करेंगे कि भाई आप कौन सी जमहूरियत चला रहे हैं? तो ये इस तरह आसान काम नहीं है कि आप बिल्कुल, तुर्की के सफीर ने मुशाहिद हुसैन सैयद से कहा था कि तैयब अर्दवान कुछ किरदार अदा कर सकते हैं। भाई किरदार सारी दुनिया अदा कर सकती है, लेकिन असल इशू जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, वो खान साहब को अपनी पार्टी और अपने लोगों के जरिए ही लाना होगा, ताकि कोई भी बात या बेल मंडे चढ़नी है तो वो तभी होनी है जब आपका ट्रस्ट सबके साथ क्लियर होगा। बिल्कुल ठीक है। आमिर साहब, आप 8 फरवरी का जिक्र कर रहे हैं, मुल्की एहतजाज की बातें हो रही हैं, तो सर जिस तरह से भी आपने जिक्र किया कि दूसरे हफ्ते में तुर्की के सदर भी पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं, और इसके अलावा हम देखते हैं कि लाहौर में बहुत बड़ा इवेंट है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच भी है, मगर आलिया हमजा बज़द हैं कि 8 फरवरी को हर सूरत हम मुल्की एहतजाज करेंगे। क्या पीटीआई मुल्की एहतजाज में कामयाब हो सकेगी सोलो फ्लाइट के साथ, अगर कोई भी अलायंस नहीं बनाया जाता अपोजिशन के साथ? तो देखिए, आज 4 फरवरी हो गई है, कल यौम यकजहती कश्मीर है और उसके 3 दिन बाद 8 फरवरी के इलेक्शन का 1 साल पूरा हो रहा है और पीटीआई ने मुल्की एहतजाज का कहा है, तो करें पीटीआई।
असल इशू तो यही है ना कि केपी में तो उनकी गवर्नमेंट है, पंजाब में आलिया हमजा कितनी मोबिलाइज कर चुकी हैं अपनी पार्टी को, कितना रास्ता मिलता है। वो कहते हैं हमने लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे जाके वहां पे जलसा करना है, तो वो तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मुझे नहीं लगता कि दे। जब न्यूजीलैंड की टीम भी होगी और आप शो करना चाह रहे हैं, तो आलिया हमजा और उनकी पंजाब की क़यादत इतनी बाहर आएगी, जितनी छुपी हुई है वो सामने आ सकेगी। ये 4 दिन की कहानी है, हमें सामने समझ आ जाएगी कि क्या वो प्रेशर डालने में कामयाब हो सकेंगी। वो लाहौर के अंदर फिरने के बाद अहले लाहौर को, जो पहले भी कई दफ़ा अब तक हो चुका हुआ है, देखे ना, लोग अगर आए तो फिर मज़ाहमत नजर भी आती है। सही। तो वो तो नजर नहीं आ रही पीटीआई की क़यादत। देखे ना, पुलिस पकड़ती है, सब कुछ है, तो पकड़ने के लिए लोगों को भी तो सामने आना चाहिए ना कि हमें पकड़ो, बिल्कुल कि हम आ गए हैं बाहर। अब जब पूरे पाकिस्तान पे अटैक हो रहा था कि जी इस्लामाबाद आना है नवंबर में, तो सलमान अकरम राजा अपनी ही गाड़ी में अकेले फिर के अपनी ऑडियो वीडियो बना के और हमें भिजवा रहे थे कि देखें जी सन्नाटा है और किसी को निकलने नहीं दे रहे, सारे रास्ते बंद है। लतीफ खोसा कहते हैं हमें जाने किसी ने नहीं दिया। भाई आप निकलते तो कोई जाने या रोकने की बात होती ना। जी हाँ। तो ये अब फिर 8 फरवरी को लाहौर के अंदर पीटीआई ने अपना टेस्ट बना लिया है पंजाब के अंदर, कि उन्होंने तो हर जगह पे कहा है कि हम करेंगे, तो फिर करेंगे, इसमें तो कोई मुज़ायका नहीं। बिल्कुल सही। आमिर साहब जरा इस पर भी बात कर लें कि हुकूमत की समरी पर सदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस को ट्रांसफर किया है, जिस पर पीटीआई और वकला तंजीमों की जानिब से हुकूमत की नीयत को लेकर शुकूक व शुबात का इजहार हो रहा है। आखिर क्या वजह है, क्यों हुकूमत की नीयत पर इस तरह से शक किया जा रहा है? देखिए, वकला सारे एक तरफ नहीं है, ये बात ध्यान में रखें। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार, कोयटा बार, बलूचिस्तान जो बार है और सिंध हाई कोर्ट बार, सारी की सारी इस फैसले के साथ खड़ी हुई है। लाहौर हाई कोर्ट बार और केपी बार का, आप कह सकते हैं पेशावर हाई कोर्ट बार का, कि वो मुखालिफ हैं। तो डिवीजन मौजूद है और सब ने अपनी अपनी प्रेस रिलीजें इशू की हैं। आप और हम देखेंगे कि कितने दिन ये वकला बाइकआउट करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही चले कर लें आप, तो हमारे सामने वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी किया, पता चल जाएगा कि कितने दिन बाइकआउट होगा, क्योंकि अब तो सीनियरिटी चेंज हो चुकी हुई है, लागू हो चुकी हुई है। और हम देखेंगे कि वकला कितनी बड़ी मजबूत तहरीक खड़ी कर सकते हैं। खुद पीटीआई के जो लवर्स हैं वो वकला पे और अपनी क़यादत पे, आईएलएफ पे क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ये अब तक 26वीं तरमीम पे इन्होंने कहा था हम तहरीक चलाएंगे, नहीं कर सके। अब वो जो जिसका मामला था वो तो आ चुके, उन्होंने तो कोर्ट हेयरिंग भी शुरू कर दी, काम तो हो चुका। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कल खुद जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टर्स एसोसिएशन है उनके साथ बैठ के जस्टिफाई किया कि ये आइन रास्ता देता है और मैंने किया और हम आइंदा भी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जरूरत है, हम लाएंगे। अब इसके मुकाबले में लॉयर्स जो पीटीआई के हैं वो कितनी बड़ी तहरीक शुरू करते हैं, ये हम सबको, जैसे मैं कह रहा हूँ 8 फरवरी है, इसी तरह ये भी देखेंगे कि कितनी बड़ी तहरीक चलाएंगे। क्योंकि 10 तारीख को तो यकीनी तौर पे आमिर फारूक साहब चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और ये भी मुमकिन है कि मियां गुल औरंगजेब का नाम भी उसमें गौर आएगा कि चीफ जस्टिस बने, या उनको भी वो सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं कि फिर और डोगर साहब आ जाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। सारी चीजें मुमकिनात में हैं, क्योंकि वहाँ 8 जज आने हैं, तो 5 हाई कोर्ट से 5 सीनियर जजों के नाम मांगे हैं जी। बाकी 4 हाई कोर्ट्स में तो 5 नाम मौजूद हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां गुल औरंगजेब के बाद कोई साहब ऐसे जस्टिस नहीं है जिनका 5 साल का तजर्बा हो और उनको सुप्रीम कोर्ट के लिए कंसिडर किया जा सके। बिल्कुल ठीक। आने वाले दिन वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और अहम हैं, और देखेंगे कि मुमकिनात क्या होते हैं। आमिर इलियास राना साहब, बहुत शुक्रिया, आप सुना पाकिस्तान में अपना तज्जिया दे रहे थे, जो सियासी सूरत हाल है, जो अदालती सूरत हाल है, तो अब आने वाले दिन बड़े अहम हैं, उसमें ही पता चलेगा कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में अब कुछ बात करते हैं खूबसूरती की, यानी कि स्किन केयर की। नाजरीन, जल्दी अमराज के माहिरीन कहते हैं कि क्या बात हुई, मतलब और खूबसूरती की तो स्किन की, मतलब अखलाक भी तो खूबसूरत हो सकता है, लेकिन अभी किरदार भी तो खूबसूरत हो सकता है ना। ज़हर, आज सिर्फ हम स्किन केयर की बात करेंगे। कर लें, कौन आप बाहरी तौर पर कैसे खूबसूरत रह सकते हैं और अंदर की जो आपकी नेगेटिविटी है कैसे उसको छुपा सकते हैं। तो माहिरीन कहते हैं कि खूबसूरती के लिए और खूबसूरत रहने के लिए सेहतमंद जिल्द का जो राज है वो कुदरती ग़ज़ा और मौसमी फलों में छुपा हुआ है। वही फल और सब्जियां जो हम रोज़ाना खाते हैं, अगर इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो जिल्द को आप ग्लो भी करवा सकते हैं, जवान भी दिख सकते हैं और अपनी उम्र भी छुपा सकते हैं। तो ख़ास तौर पर अगर हम बात करें किन्नू, गाजर और दीगर मौसमी फल जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन से भरपूर होते हैं, जो कि ना सिर्फ जिल्द की ताजगी को बढ़ाने में अपना किरदार अदा करते हैं बल्कि इसे देर पा खूबसूरती भी बख्शते हैं।
मगर सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आखिर कौन से ऐसे फल हैं और सब्जियाँ जो कि जिल्द के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं और उन्हें कब और किस तरह से उनका इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब जानेंगे हमारी अगली मेहमान मारूफ हर्बलिस्ट नैयर आपा से। आप वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। और मैं देख रहा हूँ कि क्या खूबसूरत मंजर है और रंग बिखरे हुए हैं आपके सामने टेबल पे। अब ये बताएंगे हमारी ग़िज़ा और ख़ास तौर पर मौसमी फल हमारी स्किन के लिए आपा कितने ज़रूरी हैं, इनकी अहमियत ज़रा बताइए। हम लोग जो है ना, जो भी इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम होती हैं, चाहे वो आप जो है छोटे बच्चों से लेके बूढ़े जो लोग हैं जी, तो अगर आप मेडिसिन्स को उठा के साइड पे कर दें तो आपके फ्रिज में, आपके किचन पे ऑर्गेनिक जो नेचुरल चीज़ें हैं, इनके अंदर आपके वो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्वालिटीज़ हैं, वो बेनिफिट्स हैं कि अगर आप यंग एज में इन चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं, मेडिसिन्स को साइड पे करके, तो आपको वो बीमारियां, वो प्रॉब्लम, वो इशू होते ही नहीं है। तो आप देखें कि हमारे घरों में सब्जियां भी आती हैं, फ्रूट्स भी आते हैं, लेकिन वो ऐसे पड़े पड़े जो है ना, वो मोस्टली जो मैंने देखा है, बिल्कुल आप देखें जब शलजम आता होता था ना, तो वो कच्चे शलजम उतने पकते नहीं थे जितने खा लेते थे। मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब इतनी तो हीन हो रही होती है ये फलों की, और जो लाने वाला होता है ना वो कूड़ा होता है अपने अंदर के। मैं इतनी मेहनत से चुन चुन के लाया हूं और आप लोग ने उसकी कदर ही नहीं की। ऐसे ही है। तो मुझे जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना वो इस तरह से कन्विंस करना पड़ता है, क्लासेस वगैरह वर्कशॉप्स देती हूँ अपने क्लाइंट्स को, कि अगर कोई जैसे बच्ची आई है, वो कहती है कि आप मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा भी टीन एज है और मेरी बेटी को एक्नी हो रही है, चेहरा भर गया, तो कोई फेशियल रिकमेंड कर दें, कौन सा फेशियल करवाऊं, कौन सी क्रीम लगाऊं, किस डॉक्टर के पास लेके जाऊं। मैं सर पकड़ के बैठ जाती हूँ कि ये नेचुरल साइकिल है, ये प्रॉब्लम इशू जो है वो ये एक बीमारी नहीं है कि आप उठा के जो है वो मेडिसिन जो है वो इसको खिलाना शुरू कर दें। तो फिर मैं उन्हें गाइड करती हूँ कि जिस तरह से हम बात करते हैं, अब जिस तरह से ये वाला मौसम चेंज होगा, साथ ही जिन बच्चों की, जिन लोगों की ऑयली स्किन है, एक्नी स्टार्ट हो जाएगी, तो किचन के अंदर खाना क्या है, लगाना क्या है, फ्रूट्स एंड वेजीज, क्योंकि मैं प्रमोट ही इन्हीं चीजों पे करती हूँ। मैं तो आपसे यही जानना चाहूंगा कि वाकई गर्मियां आ रही हैं, हाँ जी, ऑयली स्किन एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा उसके लिए क्या आज अब आप नुस्खा जो है वो बताने वाली है हमारी ऑडियंस। जिस तरह से जो है वो जिन लोगों की ऑयली स्किन है, गर्मियां स्टार्ट होते साथ ही एक्नी, ब्लस्टर बन जाते हैं, गर्मी दाने बन जाते हैं, स्किन पे रैशेज हो जाते हैं, और अगर उसकी प्रॉपर केयर ना की जाए तो फिर ये स्वेयर एक्नी की तरफ जो है वो चला जाता है। टमाटर आपके फ्रिज में पड़ा हुआ है, ठीक है, जिन लोगों के ओपन पोर्स है और इस तरह के इश्यूज हैं, आप क्या करें, थोड़ा सा टमाटर काट के उसके ऊपर 2 से 3 चुटकी जो है वो सिर्फ बेकिंग सोडा, ये भी हमारे किचन में कैबिनेट में पड़ा होता है, जो कुकिंग सोडा हम लोग यूज करते हैं, ये थोड़ा सा स्प्रिंकल करके, आपकी टीन एज की बच्ची है या किसी भी तरह की कोई भी ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स बन रहे हैं, ओपन पोर्स हैं, ऑयली स्किन आ रही है, इसको पकड़े और आप वॉशरूम में चले जाएं। सुबह की आप अपनी फर्स्ट रूटीन ही ये लें। इसको आप जो है वो पूरे फेस के ऊपर जो है वो मसाज कर लें, ठीक है, 1 से 2 मिनट आप मसाज करें, उतनी देर वो पेस्ट लगी रहे, आप जो ये इसका जो पल्प होगा, उसके बाद आप अपने दांतों को पेस्ट वगैरह कर लें, और बाद में आप थोड़ा सा जो है वो अपना फेस वॉश, जिससे भी फेस वॉश करना जा रहे हैं, वो हाथ पे डालें और फेस को वॉश कर लें। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि एक बात हमेशा आप कहती हैं कि एप्लीकेशन से पहले आपको अपने इंटरनल ऑर्गन्स का ख्याल रखना है, आपको अंदर की सेहत का ख्याल रखना है। हम किस तरह अपनी डाइट के अंदर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं कि एक तो हमारा टेस्ट भी डेवलप हो जाए, बच्चों का भी हो जाए जिनको खाने की आदत नहीं है, और साथ ही साथ वो एक हमारी रूटीन के अंदर वो चीज़ आ जाए। हाँ जी, बिल्कुल। देखें, बात यह है कि जिस तरह से अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रही हैं, टीवी पे बैठे हैं या पढ़ रहे हैं, मैं क्या करती हूँ कि मैं जो भी सीजनल फ्रूट्स, क्योंकि मेरे घर फल ख़त्म नहीं होता, मैं जैसे एप्पल है, किन्नू है, जो भी है, मैं काट के जो है वो मैं बच्चों के पास रख देती हूँ। वो जब अपने पास रखा हुआ है तो डेफिनेटली क्रेविंग होती है कि कुछ ना कुछ जो है ना वो मंची करें, तो वो स्नैक्स वगैरह की जगह जो है ना आप बच्चों को ये दें। उसके बाद देखें कि मूली इतनी मीठी, इतनी जबरदस्त, इसने इतने मजे की, गाजर और मूली आजकल कितनी ज्यादा है, तो गाजर मूली के ऊपर हल्का सा आप जो है वो लेमन स्क्वीज करें, थोड़ा सा चाट मसाला डालें। अगर आप ये डेली बेसिस पे लेना शुरू कर देते हैं, ये आपका एक प्रॉपर एक विटामिन कॉकटेल है कि जो आप देखें कि गाजर के अंदर रिच विटामिन ए है, रेड पिगमेंट है, खून की कमी अगर है, और जो मूली है ये आपके लिवर को जो है वो डिटॉक्स कर देती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो सही करती है,
तो अगर आप ये जैसे दोपहर के टाइम के अंदर आप थोड़ी थोड़ी ये ले लेते हैं, आपको कोई एक्ने के इशू नहीं होंगे, आप में खून की जो कमी हो रही है एनेमिक नहीं होंगे, खून की कमी नहीं होगी, नजर जो है वो बहुत ज्यादा इसके साथ तेज रहेगी। ओवरऑल सिंपल, आपका गट सिस्टम भी बेहतर रहेगा जिसकी वजह से आप ग्लो कर सकते हैं। गट Especially सिस्टम आपका गट आपका- खराब है, आपकी स्किन खराब है, स्किन खराब है, बिल्कुल। तो इस तरह से जो भी फल वगैरह है आप स्नैक्स वगैरह की जगह जो है वो आप काट के प्लेट भर के जो है वो रख ले। सारी फैमिली बैठी हुई है, वो जब आप रखेंगे तो वो खाएंगे ना, gossips करें, साथ-साथ वो vegetables टोकरी खाएं। में पड़े हुए जो है ना वो अच्छा कौन उठाए कौन हाँ, छीले। इतने सहूलत पसंद हो गए हैं कि जब तक कोई काट के भी ना दे तो तब तक खाना भी नहीं बहुत बड़ा आना। मसला है, जी यकीन जी 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 तो एक किसी एक को जो है ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो मैं तो बहरहाल जबरदस्ती, अब जिस तरह से ये सर्दियां थी तो सर्दियों के अंदर मेरे घर में जो है वो हल्दी वाला दूध ये लाजमी हर एक को पीना है, जैसे मर्जी पिए। तो वो अब इतने यूज्ड टू हो गए हुए हैं कि उन्हें पता है ये मिलना ही मिलना है और हमने पीना ही और पीना सुबह है। शाम की कोई तफरीक नहीं है उसमें। हाँ जी, नहीं शाम में ये होता है कि सोने से पहले अगर आप लेते हैं नींद बहुत अच्छी आती है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और जो है वो सर्दियों के अंदर आपको पता है जरा नीम गर्म दूध अच्छा लगता है। जी। ठंड जैसे भी आप बात कर रहे थे, जिन लोगों को ठंड लगी हुई है, नज़ला जुकाम फ्लू है, एंटीबायोटिक्स ले लेके जो है वो उनका जो है वो पेट खराब और इस तरह के मसले हैं, तो ये जो है वो इस तरह के तमाम इश्यूज को जो है वो ट्रीट करता है। जबरदस्त। और लगता भी कुछ नहीं, हल्दी आपके किचन के अंदर है, दूध आपके फ्रिज में पड़ा है, सिर्फ आपने पका के उसमें एक चुटकी काली मिर्च की डाल लें, थोड़ा सा नहीं डालने, इतना मजे का बनता है। अगर आप अच्छा, आने वाली अभी आपने वेजिटेबल्स की बात की और हम अक्सर इसको डिस्कस करते रहते हैं कि अपनी डाइट के अंदर शामिल करें, लेकिन टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। कि किस टाइम पे आप कौन सा फल खा रहे हैं, किस टाइम पे आप कौन सी वेजिटेबल बिल्कुल। कंज्यूम कर रहे हैं। बिल्कुल। टाइमिंग के हवाले से भी हमें बताइए। टाइमिंग- कुछ लोग कहते हैं नाश्ते के बाद 12-1 बजे आप खा लें fruits। हाँ जी, कुछ लोग बिल्कुल। कहते हैं कि दोपहर के बाद नहीं खाना चाहिए, रात में तो बिल्कुल नहीं रात खाना को चाहिए नहीं। बिकॉज ऑफ जी, सिट्रस जी, एंड ऑल। जी, जी, जी। सही टाइम बताइए। हाँ जी, सही टाइम दिन का ही टाइम है। आप सुबह जो है वो नाश्ते के बाद जो है वो फ्रूट्स ले लें, आप खाने के बाद ले लें, लेकिन कोशिश करें 6 या 7 बजे के बाद, रात के खाने के बाद जो है वो कोशिश करें कि आप फ्रूट्स वगैरह को अवॉइड करें। उस टाइम पे जो है वो ये फ्रूट जो आगे लेना आपने जो है वो प्लेट बेहतर रखी नहीं। हुई है, गेंदे इसको का भी फूल हम है, बाद क्या में खूबसूरत बात लग रहा करेंगे। है। और मुझे लग रहा है कि तवीलुल कामत संघाड़े की शक्ल की कोई चीज ये आप बताएंगी ये क्या है आपा? मुझे तो नहीं समझ पहले आया। ये संघाड़े वाली शक्ल की बात कर लेते, ये गुड़ है और अच्छा, ये ये गुड़ गुड़ है? तकरीबन 5 से 6 साल जो है ना ये पुराना है। मैंने अच्छा, इकट्ठा ये गुड़ जो है केमिकल वो से पाक होगा? ये केमिकल से पाक है, ये जबरदस्त। मेरे गांव से गुड़ आया हुआ है। अब जिस तरह से भी आप बात कर रहे थे कंजेशन की, नज़ला जुकाम फ्लू की, ठीक है, गुड़ आपके जो है वो किचन के अंदर है, अदरक आपके जो है वो किचन काला में है। ये काला इसलिए है कि इसको जो है वो प्रोसेस नहीं किया हुआ, इसको ब्लीच नहीं किया हुआ, इसके अंदर सोडा वोडा नहीं डाला हुआ। ठीक है, ठीक है। इसके और जिस तरह से चीनी को प्रोसेस करते हैं, ये प्योर जैसे बना है वैसा है। बिल्कुल ठीक। और क्योंकि पुराना है, जितना पुराना होगा उतना इसकी क्वालिटी अच्छा, जो है वो इसकी भी बेहतर हो चावलों वाली जाती है। साइंस है आपा? जी जी जी, जितने बिल्कुल। पुराने उतने अच्छे। आप क्या करें, इतना सा जो है गुड़ है इसको थोड़ा सा तोड़ लें, काट लें। बेशक अगर आपके पास पुराना काला गुड़ नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि व्हाइट वाला गुड़ ना लें, जो ऑर्गेनिक गुड़ है देहात वगैरह से मिलता है, वो आप लेके इसको काट के थोड़े से पानी के अंदर मेल्ट कर लें, और थोड़ा सा जो है वो अदरक ले, अदरक को जो है वो कश करके इसका पानी निकाल के, सपोज अगर इतना जो है वो गुड़ है, इसके अंदर आप आधा कप पानी का डाल के मेल्ट करेंगे, और है। तकरीबन 2 इंच का जो टुकड़ा है इसका अदरक का, इसको कश करके इसका पानी निकाल लें, और ये आप स्टेन करके इस गुड़ के अंदर डाल लें और इसको पकाएं। ठीक है, ये साइड छोड़ देगा। उसके बाद आप क्या करें, एक प्लेट के अंदर थोड़ा सा घी लगाएं, उसमें आप इसको जो है वो डाल दें, ठीक है। और थोड़ी देर के बाद ये ठंडा हो जाए तो इसको टुकड़ियों के अंदर काट लें। ठीक है। ये आपकी लॉजेंजेस बन जाएंगी, ये आपकी छोटी छोटी सी टैबलेट्स बन जाएंगी। इसको आप कोटिंग जो है वो थोड़ी सी कॉर्न स्टार्च में या शुगर में कर लें, ये आपकी टैबलेट्स बन गई। जिस तरह से गला जो है वो खराब हो रहा है, कोई भी सोर थ्रोट है आपका, बहुत ज्यादा Irritation रेशा हो रही है, है, आवाज जी, खराब हो रही है, तो आप आप इसको एक ले टैबलेट लीजिए। लें, नीम गर्म पानी का एक कप करें, उसमें डालें और इसको पी लें। नहीं भी आपके पास टाइम, आप थोड़ी सी इसको तोड़े मुंह में रखें और चूस लें। ये इतनी मजे की होती है कि बच्चे भी इसको ले लेते हैं। तो ये जो भी इश्यूज हैं कंजेशन वगैरह के, उसके लिए बेस्ट है। उसके बाद जो है वो जिस तरह से जो है वो हम बात कर रही हैं एंटी एजिंग की, जोड़ों में दर्दें हैं, ठीक है, रिंकल्स वक्त से पहले आ रही हैं, ड्राइनेस हो रही है बहुत ज्यादा, लहसुन आपका कोशिश करनी देसी लहसुन हो। आप सुबह के अंदर 2 या 3 जो बारीक बारीक जो है वो इनको काट लें, काट के आप जो है वो नीम गर्म पानी के साथ इसको पहले मुंह पे रखें और ऊपर से नीम गर्म पानी पी लें। अच्छा,
ये आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपकी जो एंटी एजिंग की आप इतनी महंगे महंगे सीरम लगाते हैं, इतनी महंगी महंगी आप मेडिसिन लेते हैं, ये उन सबसे बेहतरीन तासीर बड़ी गर्म सी होती है। नहीं कोई गर्म नहीं, 2-3 जोए आपने लेने हैं। हम ना इस चीज में अड़ जाते हैं, ये गर्म है, ये ठंडा है, ये गर्म है, ये ठंडा है। जितनी एनर्जेटिक आप देखें चीजें होती हैं, जितने नट्स वगैरह हैं, या अगर हम फ्लैक्सीड को भी लेते हैं तो वो कहते हैं गर्म है, गर्म है। देखिए हम एक नॉर्मल सी क्वांटिटी के अंदर इसको लेना बिल्कुल ठीक है। और विटामिन सी देखें कहते हैं कि डेली बेसिस पे लेना जरूरी है। जब आप कोई भी विटामिन सी साथ ले लेते हैं तो अगर कोई आप इस तरह की चीजें लेते भी हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, उसका आपकी बॉडी के ऊपर कोई इस तरह के साइड इफेक्ट्स जो है वो नहीं आते। अब जिस तरह से आजकल हर कोई एंटीबायोटिक्स ले रहा है, ऑरेंज कितना मार्केट के अंदर है, आप अगर 1 या 2 किलो खा लेते हैं उस एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट खत्म हो जाते हैं। क्योंकि विटामिन सी आपको पता है कि एक तो डेली बेसिस पे लेना होता है, आपकी बॉडी इसको स्टोर नहीं करती, और दूसरे नंबर पे रिच एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से उसके जो भी साइड इफेक्ट्स हैं उसको ये खत्म कर देता है, जायल कर देता है। हाँ जी, तो ये चीजें थोड़ी सी जो है ना वो हम लोगों को इस चीज की अवेयरनेस भी है, बस क्या है कि सुस्तियां नहीं खत्म होती। इसके बाद जो है वो जिस तरह से जो है वो आज का हमारा टॉपिक है कि जो हमारे किचन में और जो फ्रिज के अंदर चीजें हैं, हमने खूबसूरत बनना है। अब देखें ये जो मौसम जा रहा है, ठीक है, इसके अंदर जो है ना जो गर्मी आ रही है, बीच का जो मौसम है, ड्राई स्किन है, बड़ी फ्लैकी स्किन हो रही है, एक डेड लेयर बनी हुई है, ठीक है, टैनिंग हो रही है बहुत ज्यादा, तो उसके लिए आप क्या करें कि आपने लेना है 1 कप ग्लिसरीन और 1 कप उसके अंदर आपने प्योर एलोवेरा जेल ले लेनी है। ये देखें मैंने इस तरह से लिया हुआ है, इसके अंदर माल्टे आपने खाए हैं, माल्टे के छिलके जो है वो अच्छी तरह धुल के साफ हुए में ब्रीक ब्रीक काट के ये डालने। गेंदा आप देखें चारों तरफ क्यारियां भरी हुई हैं, ठीक है, ये इतनी जबरदस्त इसकी जो है वो बेनिफिट्स हैं। फ्रैकल्स को ख़त्म करने के लिए, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए, टैनिंग को रिमूव करने के लिए, स्किन ब्राइटनिंग वाइटनिंग के लिए। थोड़ी सी पंखड़ियाँ आप इसके अंदर इसकी डाल दें। उसके बाद मैंने वर्स की जो है वो आप लोग काफ़ी हमने प्रोग्राम्स में इसके ऊपर डिस्कस किया है, ये बहुत सस्ता है, पंसारी की दुकान से मिल जाता है। ये भी छाइयों को ख़त्म करने के लिए, रंग को साफ करने के लिए अमेजिंग इसके बेनिफिट्स हैं। थोड़ा सा इसके अंदर वर्स डालें, 1 चुटकी जो है वो हल्दी की डाल लें, ये आपका बेहतरीन जो है वो सीरम रेडी है। ये 15 दिन आप फ्रिज में रखें, इसको यूज़ करें, ये ख़राब नहीं होगा। 15 दिन के बाद आप इसको दोबारा बना लें। इसको आप फेस को वॉश करके नाइट के अंदर आप जो है वो इसको पूरे फेस के ऊपर लगाएं, जज़ब हो जाए फिर लगाएं, फिर जज़ब हो जाए, जस्ट लाइक 1 टेबल स्पून के करीब ये सीरम आपने अपनी स्किन को पिला देना, स्किन को रुझा देना है। आप देखेंगे कि 8 से 10 दिन के बाद ही हर कोई पूछेगा कि क्या लगा रहे हो, क्या लगा रही हो, क्या कर रही हो, और क्या है। एलोवेरा जो है ना, ये मुझे लगता है बड़ा तन्हा महसूस कर रहा है, इसकी भी जरा अफादियत तो सबको पता ही है, एलोवेरा इसका बनेगा क्या वो बता दें जरा। एलोवेरा हमने इसमें डाला, ठीक है, उसके बाद जो है वो जैसे हम ऑयली या एक्नी स्किन की बात कर रहे थे, आप क्या करें, ये पौधे घर में लगे हुए होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा 1 इंच के करीब इसका टुकड़ा जो है वो आप काटे, इसकी जो है वो आप जेल निकाल लें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि प्याज लें, काट लें, थोड़ा सा पानी डाल के इसको ब्लेंड करके इसका पानी भी निकाल लें। एलोवेरा जेल और प्याज, बस सिंपल। आपने क्या करना है, ये मेथरे बहुत सस्ते अचार के किचन में पड़े होते हैं, ये पानी आपने इसके अंदर डाल दें और इसको ड्राई होने दे, ड्राई हो जाएगा, इसका पाउडर बना के रखें। ये जिन लोगों के मर्द हजरात के खासकर जो है वो बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, समझ नहीं लग रही क्या करें, तेल लगाने का टाइम नहीं है, ऑफिस जाना होता है, किस टाइम लगाएं, किस टाइम जो है वो धोएं, तो इसको आपने क्या करना है, थोड़े से दही के अंदर इसकी जो है वो पेस्ट, मैं इसलिए थोड़ा सा इसको शॉर्ट फॉर्म में ड्राई में कर रही हूँ कि अब डेली बेसिस पे कौन फ्रेश बनाए, और वैसे भी आपको खतरा होता है खराब ना हो जाए अगर आपने 1-2 दिन यूज नहीं किया। बहुत शुक्रिया, 6 माह भी बना रहेगा ना, खराब नहीं होगा। यकीन जाने आप आती हैं, मन नहीं करता ये सेगमेंट खत्म हो, ये बातें खत्म हो, आपके टिप्स और ये जो टोटके हैं मजे मजे के ये खत्म हो, बस आपको सुने जाएं और अमल भी करना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका नाजरीन। इसी के साथ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में अब हम बात करने जा रहे हैं सोशल मीडिया की। तो जनाब मुत्तहिदा अरब अमारात से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी जिसका इंतज़ार था वो आ चुकी है, और वो खुशखबरी ये है कि यूएई ने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखने के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया है और डिजिटल कंटेंट बनाने वालों को गोल्डन वीज़ा देने की पेशकश की है, जिसे डिजिटल मीडिया की दुनिया में एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। बिल्कुल, आपको ये भी बताते हैं यूएई का गोल्डन वीज़ा कैसे मिलेगा, ये किस तरह हासिल किया जा सकता है और यूएई को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। इसी पर तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ
मौजूद हैं दुबई से सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान यूसुफ। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का इमरान यूसुफ से। इमरान, आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले यूएई के गोल्डन वीज़े जो हैं पहले अदाकारों को मिल रहे थे, फनकारों को मिल रहे थे, अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी दिए जाएंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को गोल्डन वीज़े देने का मकसद आपकी ऑब्जर्वेशन में क्या है और यूएई को इसका क्या फ़ायदा हो सकता है? जी बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर आप सबको। जैसा कि आपको पता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और ख़ासकर दुबई के हुक्मरान जो है शेख मोहम्मद एक्सेलेंसी, उनका विजन ये है कि पूरी दुनिया से जो बेस्ट टैलेंट है उसको दुबई में गैदर किया जाए। इसका मकसद यही है, जैसे आप सबको जानते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो डिजिटलाइज की तरफ जा रही है, जैसे ऑनलाइन करेंसी जो है और ऑनलाइन चीज़ें जो है वो होती जा रही है। तो इसलिए दुबई हमेशा से चाहता है कि वो वक्त से पहले अपने आप को तैयार कर ले, और जो गोल्डन वीज़ा जारी करना ये भी इस किस्म की मार्केटिंग का हिस्सा है कि पूरी दुनिया से जो बेस्ट कंटेंट क्रिएटर है उनको दुबई में जमा किया जाए। अच्छा इमरान, ज़रा इस नाम से मुतालिक भी थोड़ा सा बता दें। प्रोग्राम का नाम क्रिएटर्स HQ रखा गया है, क्या नाम रखने की वजह है? देखिए दुबई, जैसे मैंने बताया कि दुबई में इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर हेडक्वार्टर जो है बनने जा रहा है। इसके लिए 150 मिलियन का बजट जो है मुख्तस किया गया है। इस सिलसिले में एक हेडक्वार्टर बनाया जाएगा जिसमें पूरी दुनिया से लोग जो है उनको गैदर किया जाएगा। और ये जो 10,000 गोल्डन वीज़ा, ये तो पहला स्टेप है इसके लिए। इनके लिए तमाम स्टूडियोज़ वगैरह, इसके साथ साथ तमाम वो लाजमी सहूलियात जो है वो दी जाएगी, और इनको कंपनी सेटअप में भी गवर्नमेंट जो है उनको हेल्प आउट करेगी। इसका मकसद जैसे मैंने बताया कि ना सिर्फ दुबई को पूरी दुनिया को दिखाएगा, बल्कि पूरी दुनिया जो है अगर वो डिजिटल वर्ल्ड में जाना चाहेगी तो वो दुबई हेडक्वार्टर का जो क्रिएटर हेडक्वार्टर उसका रुख करेगी। बिल्कुल ठीक है इमरान, हमें थोड़ा सा इन डिटेल हमारे साथ डिस्कशन और इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में कौन कौन से लोग शामिल होंगे और किस किस्म के कंटेंट को ये प्रमोट कर रहे हैं, किस किस्म के कंटेंट पे ये गोल्डन वीज़ा ये ऑफर कर रहे हैं? देखिए इस वक्त जो दुबई गोल्डन वीज़ा जो ऑफर कर रहा है उसमें खास तौर पर कंटेंट क्रिएटर के लिए तो ये मैं बता दूं कि 5 साल का गोल्डन वीज़ा होता है, जो कि एक्सटेंडेबल होता है, रिन्यूएबल होता है मजीद 5 साल का। तो टोटल 10 साल वीज़ा है ये। इसमें अगर आप अप्लाई करने जाएं, और अगर खास तौर पर जो कंटेंट क्रिएटर के लिए जो पहली शर्त है वो ये होनी चाहिए कि कम से कम उनके फॉलोअर जो है इंस्टा पे, यूट्यूब पे और टिकटॉक पे तो कम से कम 1 मिलियन जो है फॉलोअर्स होने चाहिए। अगर आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो सेकंड स्टेप जो है वो कंटेंट आ जाता है कि आपने किस किस्म का कंटेंट बनाया हुआ है, और उसकी क्वालिटी जो है वो बड़ी मैटर करती है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है लेकिन उसकी क्वालिटी जो है प्रेजेंट करने वाली अच्छी नहीं है तो भी आप प्रोसेस के लिए को क्वालिफाई नहीं कर पाते। इमरान, मिलियन से ज़्यादा तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स के हैं, फॉलोअर्स भी, सब्सक्राइबर भी। ये बताएं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए कितने गोल्डन वीज़े देने का ऐलान किया गया है? और हम देख रहे थे कि पाकिस्तानी ये पिछले दिनों बड़ी शिकायत कर रहे थे कि वीज़ा नहीं मिल रहा यूएई का, तो ये ऑफ़र किन किन मुल्कों के लिए है? पाकिस्तान भी इसमें शामिल है? जी बिल्कुल, पाकिस्तानी जो कंटेंट क्रिएटर है, बहुत सारे पाकिस्तानी जो है ऑलरेडी वो दुबई मूव हो चुके हैं, और वो गोल्डन वीज़ा अप्लाई करेंगे। इसमें पूरी दुनिया के लोग जो है वो हिस्सा ले सकते हैं। इसमें कोई अक्रॉस द बॉर्डर जो है वो लोग आ सकते हैं। सिर्फ उनकी सोशल जो है मीडिया पर वो एक्टिव होने चाहिए, उनके जो लवाजमात हैं वो पूरे होने चाहिए, और वो इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बताते चले कि मुत्तहिदा अरब अमारात और दुबई में इस वक्त 10,000 जो है गोल्डन वीज़ा जो है वो दुबई हुकूमत ने अनाउंस किया। और इसका अगर मैं तरीकाकार आपको बताऊँ कि इसका तरीकाकार बड़ा सिंपल है। आपके सबसे पहले तो आपके 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स होने चाहिए। इसके बाद आपका कंटेंट जो है वो खासतौर पर आपकी जो वीडियोस हैं उसमें दुबई के टूरिज्म और इसके साथ साथ लाइफस्टाइल और यहाँ के जो कल्चर है उसके बारे में अगर आप अपनी वीडियोस में लोगों को बताते हैं तो आप इसके लिए उन वीडियोस के बेस पर आप यहाँ पर गोल्डन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और इसका सिंपल अप्लाई करने के लिए बहुत सिंपल है कि आप दुबई टूरिज्म की वेबसाइट पर जाएं, या फिर यहाँ पर जो रजिस्टर्ड टाइपिंग सेंटर्स हैं, जो हेल्प सेंटर है यहाँ पर पूरी यूएई में, आप वहाँ पर जाके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी फीस जो है वो बड़ी मिनिमम है, 1150 दिरहम, जो कि $313 बनते हैं। और अगर पाकिस्तानी करेंसी में इसकी बात की तो 86,000 रुपये में आप दुबई का 5 साल वीज़ा जो है वो हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक इमरान, आपने हमें तरीक़ेकार भी बता दिया, हमें मैनेजमेंट भी बता दी, हमें बता दिया कि इन्फ्लुएंसर्स कौन कौन से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का।
हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने। तो उज़ैर, आप कब अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑफर मुझे लगता है इसमें आप पार्ट ले सकते मेरा हैं। इस फेरिस्त में नाम दूर दूर तक नहीं। चलें, जिन लोगों का नाम है उनको बहुत बहुत मुबारक हो और ज्यादा कोशिश कीजिए। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है दुबई अच्छा जो है- कंटेंट क्रिएट करें, जो भी बनाएं। मुझे उज़ैर ऐसा लगा कि दुबई अपने टूरिज्म को प्रमोट करना चाह रहा है वर्ल्ड वाइड। अपने जो पैटर्न्स हैं, स्टेप्स हैं, कुजीन्स हैं, एरियाज हैं, उनको दिखाना चाह रहा है पूरी दुनिया को। ये बहुत ही बेहतरीन तरीकेकार है टूरिज्म को प्रमोट करने का। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत खास है। हमें मालूम होता है क्या आपको अच्छा लगा और क्या आप मजीद देखना चाहते हैं। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह ने अल्लाह हाफ़िज़।